हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल पर। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए, फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज हैव इन्फ्लुएंस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो जो भी फैक्टर प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग्स में, इन्वायरमेंट के अंदर, तो वे सभी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ भी जो बिजनेस की फंक्शनिंग है उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का बेसिकली मीनिंग यही हुआ, ठीक है। तो भी जो फैक्टर है जो एक बिजनेस को इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है, और हमारा जो बिजनेस है वो किसी ना किसी तरह से हमारी जो बिजनेस की जो फंक्शनिंग है वो इफेक्ट हो जाती है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे आते हैं, जो मेन पॉइंट है बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, तो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर हम बेसिकली 2 फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट या दो बिजनेस इन्वायरमेंट आपका वो 2 तरह का होता है, जिसमें से फर्स्ट हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट और सेकेंड है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर मैं इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करती हूँ तो इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि भाई वह इन्वायरमेंट विच इज प्रेजेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, या एक तरह से जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जो कंट्रोलेबल है उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल इन्वायरमेंट। और अगर मैं बात करती हूँ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपका एक ऐसा इन्वायरमेंट विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, बेसिकली वो क्या है, अनकंट्रोलेबल है, ठीक है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हमारे क्या बेसिकल, उसके अंदर हमारे कौन से आएंगे, कंट्रोलेबल फैक्टर आएंगे, और जो एक्सटर्नल है उसके अंदर आएंगे हमारे अनकंट्रोलेबल, ठीक है। तो इंटरनल की अगर मैं बात करती हूँ तो इंटरनल के अंदर हम किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, भाई फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनको एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती है ना, कम ज्यादा, तो इसलिए ये हमारा क्या इंटरनल है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारा क्या कंट्रोलेबल है, इसको कम ज्यादा हम कर सकते हैं। इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हमें सेट करने हैं वे भी हमारे क्या विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, भी हमें अपने ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करना है तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में है ये बात, ठीक है। और इसी तरह से जो भी पॉलिसीज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो ये सब क्या क्या लाएंगे, इंटरनल इन्वायरमेंट। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है आपके 2 फैक्टर, वे हमारे कौन कौन से हैं इसके अंदर, या जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इसको फर्दर डिवाइड किया गया, आपका क्लासिफाइड किया गया है इनटू 2 पार्ट से, दैट इज मैक्रो इन्वायरमेंट, और इसी का सेकंड नाम है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट कहे या फिर ऑपरेटिव इन्वायरमेंट कहे, एक ही बात है, ठीक है। और इसी के साथ ही जो सेकंड है वो हमारा क्या है, सेकंड है हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे माइक्रो इन्वायरमेंट की, ठीक है, तो माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर हमारे कौन कौन से फोर्स, माइक्रो इन्वायरमेंट बेसिकली क्या मीनिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो फोर्सेज विच आर क्लोज टू द कंपनी, ये हमारे क्या है, कंपनी के थोड़े पास में, एंड अफेक्ट्स इट्स वर्क, लेकिन फिर भी ये हमारे क्या करता है, जो बिजनेस है उसकी वर्किंग है उसको अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हम माइक्रो इन्वायरमेंट की या ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे क्या आएगा, सप्लायर्स आएंगे, ठीक है। तो सप्लायर्स हमारे क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, और हमें बेसिकली जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको कोशिश करनी चाहिए कि भी वह मोर देन 1 सप्लायर रखे, भाई एक ही सप्लायर पर हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर हम एक पर डिपेंड रहेंगे तो इन फ्यूचर हो सकता है कि भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कैसे क्रिएट हो सकती है कि भी अगर उस एक सप्लायर के साथ ही हमारी कहासुनी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में तो फिर हमारी तो वर्किंग ही रुक जाएगी, हमें तो रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें जो सप्लायर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन को वो रिलायबल रखना चाहिए, और मोर देन 1 सप्लायर होना चाहिए। अगर एक सप्लायर के साथ हमारी कहासुनी हो भी जाए तो फिर हमारे पास ऑप्शन रहे कि भी इससे हमें माल नहीं मिलेगा तो हम दूसरे सप्लायर पर जा सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे किसके अंदर आएगा, माइक्रो इन्वायरमेंट के। तो माइक्रो इन्वायरमेंट मैंने आपको क्या बताया, वे फैक्टर विच आर क्लोज टू द कंपनी, ये हमारे क्या है, क्लोज टू है कंपनी के, ठीक है, और अफेक्ट करते हैं हमारी वर्किंग को, एक कंपनी की, एक ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को। तो इसके अंदर हमारे सेकंड क्या आएगा, कस्टमर है, फिर हमारा जो मार्केट, ठीक है, मार्केट इंटरमीडिएट्स, मार्केट इंटरमीडिएट्स के अंदर आपका जो भी मिडल मैन है आपके, ठीक है, वे सारी की सारी आ जाएंगी, मिडल मैन है, मार्केटिंग एजेंसीज है। उसके बाद है कॉम्पिटिटर्स, और इसी के साथ हमारा पब्लिक मीन्स वही मीडिया, पब्लिक, लोकल पब्लिक, ये सब आ जाएंगे। तो ये सब किसके अंदर आएंगे, माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर। तो क्वेश्चन आपका एमसीक्यू कैसे बनेगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो 4 में से 3 ऑप्शन दे दिए आपको माइक्रो के, और 1 दे दिया आपको मैक्रो का, और फिर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए मैक्रो का कौन सा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो इन्वायरमेंट या ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट के अंदर हमारे कौन कौन से फैक्टर आएंगे, कौन कौन सी फोर्सेज है, और फिर हमारा मैक्रो। देखिए मैक्रो की अगर मैं बात करती हूँ, या इसको हम जनरल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, तो इंपॉर्टेंट है पेस्टल, ठीक है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बनता है कि भी पेस्टल डाल के और पूछ सकते हैं कि भी पी से आपका कौन सा, हमारा पी की फुल फॉर्म क्या है, या पी से हमारा कौन सा फैक्टर बनेगा, कौन सा इन्वायरमेंट बनेगा। तो पी से हमारा क्या रहेगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। उसके बाद हमारा तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट यहीं पे डायरेक्ट आपको बताते चलूंगी। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए
देखिए यहाँ पे पहले मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको, जो मैक्रो इन्वायरमेंट है, तो मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर बेसिकली हमारे कौन से फैक्टर आएंगे, जो हमारे क्या है अनकंट्रोलेबल फैक्टर है इन कंपैरिजन टू द माइक्रो फोर्सेस। हमारा जो माइक्रो वह भी हमारा क्या है अनकंट्रोलेबल है, लेकिन मैक्रो भी हमारा, लेकिन थोड़ा सा अगर यहाँ पे डिफरेंस करें, टोटली अगर मैं टोटली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करती हूँ ना, तो फुल्ली हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वह हमारा मैक्रो है। कुछ हद तक हम जो माइक्रो इन्वायरमेंट है ना, इसको भी हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैक्रो इन्वायरमेंट एक ऐसा है जो बिल्कुल क्या है अनकंट्रोलेबल है, इसको ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती। तो रियल में एक्चुअल में हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो क्या है मैक्रो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कौन कौन सा आएगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर हमारे क्या आ जाएगा, बेसिकली वही जो भी आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, रिलेशन है गवर्नमेंट के, जो भी पॉलिटिक्स वगैरह जो चलती रहती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल अगर आप सभी को पता ही है, ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के हमारा बेसिकली जो इकोनॉमिक कंडीशन है एक कंट्री के अंदर भी, इकोनॉमिक कैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज है, इकोनॉमिक सिस्टम है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट। सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट हमारे किससे रिलेटेड है, वही सोसाइटी से, कैसे, जैसे रिलीजियन, एजुकेशन, फैमिली सिस्टम, ये सब आ जाएगा हमारा सोशियो कल्चरल। तो नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा, पॉलिटिकल में हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, ठीक है, पार्टीज है जो भी पॉलिटिकल, गवर्नमेंट की बेसिकली बात करेंगे। इकोनॉमिक में हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो कंडीशन है, अच्छा सोशियो कल्चर में हम बात करेंगे फिर रिलीजियन, एजुकेशन, फैमिली सिस्टम की। टेक्नोलॉजी का भी आपको पता है कि भी इनोवेशन से हमारी रिलेटेड हो जाएगी, नई नई टेक्नोलॉजी हमारी आ रही है। अगर मैं फिर बात करती हूँ लीगल इन्वायरमेंट की, तो लीगल में हमारा आ जाएगा लॉ ऑफ कंट्री, कि हमारी कंट्री में किस तरह से लॉ है, जो भी कई बार रूल रेगुलेशन या फिर लॉ हमारे बनाए जाते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन उसको इफेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में हम बात करेंगे जो भी हमारा वेदर और क्लाइमेट कंडीशन से रिलेटेड इन्वायरमेंट फैक्टर रहेंगे। तो ये सब किसके अंदर आएंगे, मैक्रो। तो इन सब पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। आप जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ, गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी लेके आ गई जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है, तो भाई वो तो हो गई, तो वहाँ पे तो हमारा कुछ वही बोलते ना, जोड़ नहीं चलेगा, वहाँ तो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे क्या बिल्कुल एक्सटर्नली है और ये हमारा अनकंट्रोलेबल है। यहाँ पे अगर बात करती हूँ माइक्रो, मैंने क्यों बोला था, ये इसके कंपैरिजन में यहाँ पे हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने बात की थी सप्लायर्स की, कि कंपनी को क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, एक से ज्यादा सप्लायर रखने चाहिए। अगर बाई चांस एक सप्लायर के साथ कहासुनी हो भी जाए, तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि भाई हम दूसरे सप्लायर की तरफ जा सकते हैं। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि भाई कुछ हद तक हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैक्रो हमारा एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वह हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली क्या, नॉर्म्स एंड द रूल्स और द इंस्टीट्यूशन विच डायरेक्ट एन इकोनॉमी। भी एक ऐसा सिस्टम जो क्या करता है, उसके अंदर कुछ नॉर्म्स है, कुछ रूल्स है जो क्या करते हैं, बेसिकली जो इकोनॉमी है उसको डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इकोनॉमिक सिस्टम की बात करती हूँ, तो आप सभी को पता है कि भी 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है, जो मेनली 3 टाइप्स इकोनॉमिक सिस्टम है। वो हमारा कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पे हमारा कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो आप सभी को पता है अभी मिक्स्ड, अभी इंडिया के अंदर क्या मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। तो पहले बात करेंगे कैपिटलिज्म की। तो कैपिटलिज्म की अगर मैं बात करती हूँ, तो इसमें बेसिकली हमारा ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वे हमारे बेसिकली क्या है, प्राइवेटली ओन्ड है एंड प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन मोटिव, ठीक है। जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं ना, यहाँ पे जो कंट्रोल है ना वो इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन है, ठीक है, इंडिविजुअल उनके हाथों में है। और यहाँ पे जो मेन पर्पज रहता है वो रहेगा क्या, मेन मोटिव क्या रहेगा, प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव रहेगा। बेसिकली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट डजंट इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जो गवर्नमेंट है वो भी किसी भी तरह से जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इसलिए इस कैपिटलिज्म को क्या बोलते हैं, एमसीक्यू आपका यहाँ से बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन भी आप कर सकते हो। कैपिटलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिज्म को क्या बोलते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ, जो कैपिटलिज्म है इसको क्या बोलते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये इसका अनदर नेम है, ठीक है। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो प्राइस मैकेनिज्म होगा वो क्या रहेगा, ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना वो फिक्स नहीं करेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, सोशलिज्म। सोशलिज्म की बात करती हूँ तो ये हमारा एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है, जो सोशलिज्म ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है कंट्री का, जिसमें जो भी कंट्रोल रहेगा, जो भी रेगुलेशन होगा वो कौन करेगी, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी सोशलिज्म में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या था, इंडिविजुअल थे, ठीक है, या प्राइवेट हाथों में, जैसे कि हम बोल देते हैं प्राइवेट,
कैपिटलिज्म में, और यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, ठीक है। सोशल वेलफेयर यहाँ पे मेन, देखिए डिफरेंस यहाँ पे, कैपिटलिज्म में मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन सोशलिज्म में हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या रहेगा, सोशल वेलफेयर रहेगा सोशलिज्म के अंदर। इसी के साथ ही जो हमारे प्राइस रहेंगे, जो भी गुड्स रहेगी, जो भी थिंग्स रहेंगे, उनके जो प्राइस रहेंगे उसको कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड, नाम से ही आपको पता चला, अभी मिक्स का मतलब क्या, दोनों का मिक्सर है। यहाँ पे कैपिटलिज्म भी हमारा और सोशलिज्म भी है, बेसिकली को एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे दोनों ही हमारी, आपको प्राइवेट सेक्टर भी देखने को मिलेगा और पब्लिक सेक्टर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव भी होगा तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ सम गुड्स डिसाइडेड, कुछ गुड्स ऐसे रहेंगे जिनका प्राइस है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, और कुछ गुड्स ऐसे रहेगा जिनका प्राइस है वो प्राइवेट इंडिविजुअल ही डिसाइड करेंगे। तो बेसिकली अगर आपको कैपिटलिज्म का मीनिंग पता है, सोशलिज्म का मीनिंग पता है, तो मिक्स्ड का तो आप अपने आप ही निकाल लोगे, क्योंकि ये दोनों का क्या है, मिक्सर है, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सिस्टम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करती हूँ, तो इसके अंदर हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी की, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज जिसके अंदर बात करेंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी की और आपकी फिस्कल पॉलिसी की। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी है ऑफ इंडिया, इसको कौन फॉर्मुलेट करता है, कौन एग्जीक्यूट करता है या इसको रेगुलेट करता है, तो जो आरबीआई है, आरबीआई बेसिकली क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेगा या एग्जीक्यूट करेगा। तो ये अपने आप में एक एमसीक्यू है, क्वेश्चन बन सकता है कि भी मॉनेटरी पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड, ठीक है। फिर 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको पता है कि भी आरबीआई क्या करता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका मेन काम क्या है, रेगुलेट करना मनी सप्लाई को एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी के अंदर जो हमारी मनी सप्लाई है उसको रेगुलेट करना है, और जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको रेगुलेट करना। तो मेन मोटिव यहाँ पे क्या है, अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करती हूँ, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, कंट्रोल, क्या कंट्रोल करना, कंट्रोल द बिजनेस साइकिल एंड टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। और जो आपका बिजनेस साइकिल है ना, अभी कभी आपका रिसेशन आ जाता है, कभी बूम आ जाता है, तो इस तरह से जो चलता है उसको कंट्रोल करके चलना, यही किसका काम है, आपका मॉनेटरी पॉलिसी का। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। तो फिर हम बात करेंगे जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो क्रेडिट कंट्रोल है उसको, उसके क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी की अगर मैं बात करती हूँ, तो इसमें जो फर्स्ट हमारा रहेगा वह रहेगा क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, फिर हमारा उसके बाद सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो हम बात करेंगे अगर क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारा क्या आएगा, बैंक रेट। तो मीनिंग, अब यहाँ से इनको ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बन सकता है कि बैंक रेट क्या है, एसएलआर क्या है, आपका कैश रिजर्व रेशियो क्या है, एक बार सुन लेना, मैं वैसे ही बताऊंगी। तो देखिए बैंक रेट की अगर मैं बात करती हूँ, तो बेसिकली बैंक रेट का मतलब क्या है, द रेट एट विच द आरबीआई डिस्काउंट बिल ऑफ कमर्शियल बैंक। तो बेसिकली क्या है कि भी यहाँ पे जिस रेट से जो कमर्शियल बैंक है ना, जो कमर्शियल बैंक जब रिजर्व बैंक से, ठीक है, वहां से पैसा लेंगे, लोन वगैरह लेंगे, तो जिस रेट से वे लोन लेंगे वह हमारी बेसिकली क्या कहलाएगी, बैंक रेट कहलाएगी। जैसे हमें, जैसे पब्लिक है वो क्या करती है, बैंक से लोन लेती है, पैसा लेती है, तो हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है ना। तो इसी तरह से जो कमर्शियल बैंक है वे क्या करते हैं, वे जब आरबीआई से पैसा लेते हैं तो उसको बेसिकली क्या कहेंगे, जो आरबीआई फिर जो रेट लेगी, जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी, उसको बैंक रेट कहेंगे। उसके बाद आपका एसएलआर जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। तो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो आपका बेसिकली क्या है, ये आपका एक मिनिमम, ये आपका क्या है, एक मिनिमम परसेंटेज है ऑफ लिक्विड एसेट्स बैंक्स केप्ट टू इटसेल्फ। यहाँ पे बेसिकली क्या करना पड़ता है, जो बैंक है ना उसको एक मिनिमम परसेंटेज बताएगी कि भी इतना पैसा आपको अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है, इतना पैसा रखना पड़ेगा, और फिर बाकी का आप जो भी लोन वगैरह जो भी करना कर सकते हो। तो जो वे एक मिनिमम, ये क्या आपका मिनिमम परसेंटेज ऑफ लिक्विड एसेट्स बैंक केप्ट टू इटसेल्फ, बैंक अपने पास रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैश रिजर्व रेशियो जिसको बोलते हैं सीआरआर। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, इसमें क्या रहेगा, ये रहेगा आपका जो आपका सीआरआर है, ये क्या है कि भी मिनिमम परसेंटेज ऑफ कैश बैंक केप्ट टू आरबीआई। यहाँ पे देखिए एसएलआर और सीआरआर में क्या डिफरेंस है, इसमें एसएलआर में तो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो बैंक ने अपने पास रखा था, ठीक है, अभी एक मिनिमम है, जिसे मैं बात करती हूँ भी 100 रुपये है, तो भी 100 रुपये का आपको कम से कम 25 रुपये तो बैंक को ना अपने पास रखने पड़ेंगे, ठीक है, 25 रुपीज बैंक को अपने पास रखने पड़ेंगे एसएलआर में। लेकिन कैश रिजर्व में हमारा क्या है, एक मिनिमम परसेंटेज है
ऑफ कैश बैंक केप्ट टू आरबीआई। तो यहाँ पे अब बैंक क्या करेंगे, आरबीआई के पास रखेंगे कि भाई उनके लिए है कि भाई उनको 10 रुपीज तो 100 में से क्या करना है, 10 रुपीज तो आरबीआई के पास रखने हैं। तो यहाँ पे आरबीआई के पास रखेंगे और एसएलआर में अपने पास रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका ओपन मार्केट ऑप्शन। तो यहाँ पे ओपन मार्केट ऑप्शन में बेसिकली ओपनली क्या होगा, आप सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हैं सिक्योरिटीज को इन द ओपन मार्केट। तो इन सबसे हमारा बेसिकली क्या होगा, क्रेडिट कंट्रोल होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए रेपो रेट का मीनिंग बेसिकली हमारा क्या है, रेपो रेट हमारी वो रेट है एट विच द कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम द। रेपो रेट हमारी क्या है, एक ऐसी रेट है जिसमें जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करते हैं, बोरो करते हैं किससे, आरबीआई से। जब आरबीआई से बोरो करेंगे तो वो हमारी बेसिकली क्या है, रेपो रेट है। और वही मैं बात करती हूँ रिवर्स रेपो रेट की। तो रिवर्स रेपो रेट हमारी एक ऐसी रेट है गिवन बाय द आरबीआई ऑन द डिपॉजिट। जब बैंक क्या करेंगे, आरबीआई में डिपॉजिट कराएंगे। ठीक है, जब डिपॉजिट कराते हैं आरबीआई में तो आरबीआई फिर एक रेट से उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देगा, तो वह क्या कहलाएगी, रिवर्स रेपो रेट। ये इसका उल्टा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है तो एक बार ध्यान से सुन लेना आप लोग। तो ये हमारे बेसिकली क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है। एमसीक्यू यहाँ से भी बन सकता है कि आपको 2-3 दे के पूछ लिया जाएगा कि भाई ये क्वांटिटेटिव है या फिर आपका सिलेक्टिव है। तो बेसिकली हमने बात की क्वांटिटेटिव की, अब हम बात करेंगे कुछ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल भी बोल सकते हैं और सिलेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जो हमारा फर्स्ट क्रेडिट कंट्रोल रहेगा वो रहेगा चेंज, जो फर्स्ट रहेगा हमारा चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑन लोन्स। तो यहाँ पे जो इसके अंदर आरबीआई बेसिकली क्या कर सकता है कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसमें चेंज कर सकता है। ठीक है, लोन में। तो मार्जिन बेसिकली आपका क्या रहेगा, जो मार्जिन रहेगा, मार्जिन आपका बेसिकली क्या है, डिफरेंस है बिटवीन द लोन वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल कैसे हो सकता है कि भाई जैसे बोलते थे कि भाई 100 में से ना 100 रुपये है तो 100 में से यहाँ पे अगर हमें क्रेडिट कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या बोल सकता है कि भाई आपको 100 में से सिर्फ पहले आप 80 रुपये, ठीक है, 80 रुपये एज ए लोन देते थे, लेकिन अब यहाँ पे इसका जो मार्जिन है उसको चेंज कर दिया कि भाई आप 80 नहीं, अब आप सिर्फ 40 दे सकते हो या फिर 60 दे सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से क्या कर सकता है, जो आरबीआई है वो क्रेडिट कंट्रोल कर सकता है। सेकंड है मोरल परसुएशन। तो इसमें बेसिकली आपका क्या है कि भाई यहाँ पे आराम से आरबीआई है वो बैंक्स वगैरह को बताएगा कि भाई नहीं आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, इतना लोन देना है, मनी सप्लाई है उसको कम करना है, पब्लिक के हाथ में पैसा कम जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका इसके अंदर बेसिकली यही आएगा इन्फ्लुएंस ऑन द कमर्शियल बैंक। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या है, डायरेक्ट एक्शन में क्या होगा कि पहले तो आरबीआई ने ऐसे बोल के उनको बताया, ठीक है, एक नैतिकता के मोरालिटी के बेस पे उनको समझाया, लेकिन अगर बैंक है उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया तो फिर हमारा बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे जो भी रूल एंड रेगुलेशन आपके लगाए जाएंगे और आरबीआई आपका बेसिकली क्या करेगा, किसी भी कमर्शियल बैंक को कोई भी ट्रांजेक्शन करने से रोक सकता है, डायरेक्ट एक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये आपके सिलेक्टिव क्रेडिट। आपको यहाँ पे अगर अच्छे से नहीं समझ में आया ना कुछ भी तो आप जस्ट है ना इतना याद कर लेना कि भाई जो ये तो जरूर याद कर लेना, बैंक रेट क्या है, एसएलआर क्या है, कैश रिजर्व। ठीक है, और इसी के साथ ही आप ये याद कर लेना कि भाई जो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर कौन सी टेक्निक आएगी और हमारी सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर कौन सी टेक्निक आएगी। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा फिस्कल पॉलिसी। तो देखिए अगर मैं फिस्कल पॉलिसी की बात करती हूँ तो ये आपकी एक ऐसी पॉलिसी है विच इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टैक्सेशन। तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड, वहाँ पे आरबीआई से रिलेटेड थी, आरबीआई फॉर्मुलेट करता था, उसको एग्जीक्यूट करता था, और यहाँ पे कौन फॉर्मुलेट करेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट करेगी। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन सिस्टम है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ठीक है, पब्लिक डेट है, तो ये सब इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हमें गवर्नमेंट की बात करेंगे, वहाँ पे आरबीआई की बात की थी। उसके बाद है फिर हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए इसके हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या क्या है। इसका फर्स्ट हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी आपका। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी की बात करती हूँ तो इसमें बेसिकली हमारा क्या आएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी में हमारा इसके अंदर आएगा डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज है, उनको डेवलप करना, जो प्राइवेट सेक्टर है उनको सपोर्ट देना। ठीक है, इसी के साथ ही जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी सोशल वेलफेयर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर से भी आइडिया लगा सकते हो कि भाई हम यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की भी बात करेंगे, प्राइवेट सेक्टर है उसके वेलफेयर की भी बात करेंगे,
और जो सोसाइटी का वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आएगा। नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी, नाम से ही पता चल रहा है अभी यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड बात करेंगे कि भी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स है रिवेन्यू का, वो बेसिकली क्या है, टैक्स है। तो यहाँ पे टैक्स लेके आएंगे भी किस तरह की पॉलिसी आनी है, किस तरह से टैक्स की जो रेट है उसको डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका पब्लिक डेट पॉलिसी। पब्लिक डेट पॉलिसी में जो भी हमारे इंटरनल या फिर एक्सटर्नल डेट है, फॉर भी जो भी हमें एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कि भी हमें कितना फंड चाहिए, कितने हमें डेट चाहिए, एक्सटर्नल इंटरनली हम कितना अरेंज कर सकते हैं और एक्सटर्नली हमें कितना करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिशिएंट फाइनेंसिंग मीन्स फाइनेंसिंग द बजटरी डेफिसिट। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि भी जब जो गवर्नमेंट है, एक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर द गवर्नमेंट इनकम, ठीक है, तो उसी को तो हम डेफिसिट बोलते हैं ना। जब जो एक गवर्नमेंट है उसका एक्सपेंडिचर है वो उसकी इनकम से ज्यादा हो जाएगा। इसमें जो हमारी इनकम की अगर बात करेंगे तो बोरोइंग है ना, बोरोइंग को भी इंक्लूड करके, तो बेसिकली इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो फिर जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, गवर्नमेंट जो आरबीआई है, आरबीआई से क्या करती है, लोन लेती है, ठीक है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, आरबीआई से लोन लेगी जो उसकी डेफिसिट फाइनेंसिंग है उसको मीट करने के लिए। तो ये आप इतने याद कर लेना कि भाई फिस्कल पॉलिसी के अंदर हमारे ये इंस्ट्रूमेंट आएंगे। और थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड है, टैक्सेशन किससे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई पहले हमारा कौन सा एक्ट था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो पहले था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। तो हमारा जो 1986 है अब उसको रिप्लेस करके तो हमारा कौन सा आ चुका है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और ये अब हमारा कब आया, ये डेट याद रख लेना, ये आया था, केम इनटू इफेक्ट ऑन 20 जुलाई 2020 को, ठीक है, ये इफेक्ट में आ गया था। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस द कंज्यूमर, पहले कंज्यूमर एक्ट था 1986 से, अब हमारा ये आ चुका है इसको रिप्लेस करके। तो देखिए यहाँ ना मैंने दोनों को साथ में लेके चल रही हूँ, आप थोड़े से ध्यान से सुनना, समझ लेना। देखिए जब अगर मैं बात करती हूँ 1986 की, ठीक है, 1986 की बात करती हूँ तो तब भी हमारी बेसिकली रिड्रेसल एजेंसीज थी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 3 हमारी थी जहाँ पे हम अपना केस लेके जा सकते थे अगर कोई कंज्यूमर है, अगर उसके साथ फ्रॉड वगैरह हुआ है। तो देखिए यहाँ पे है रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो किसी कंज्यूमर के साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है, उसको मिसलीड किया गया है, तो उस केस में वो जाके एक तरह से बोल सकते हैं शिकायत अपनी, जो कंप्लेंट अपनी दर्ज करता था। तो यहाँ पे उसके पास ऑप्शन थे, डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकते हैं, स्टेट में भी जा सकते हैं और जो नेशनल कमीशन है उसमें भी जा सकते हैं। ये अलग अलग से ना कंज्यूमर के लिए आपकी ये एक तरह से हम फोरम इनको बोल देते हैं, कमीशन बोलते हैं, ये आपकी बना रखी थी, ठीक है। और यहाँ से भी अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई ना हो तो लास्ट में वो कहाँ पे जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे कुछ लिमिट थी कि भाई हमें डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कब जाएंगे, स्टेट कमीशन में कब जाएंगे, नेशनल में कब जाएंगे। अगर मैं बात करती हूँ 1986 की, तो 1986 में क्या था कि भाई अगर आपका केस, आपका जो वैल्यू है वो 20 लाख तक की है, ठीक है, तो आप अप टू 20 लाख डिस्ट्रिक्ट में जाओगे 1986 में। और 1986 में अगर आपका जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपका 20 लाख से अबो है और 1 करोड़ तक है तो फिर आप जाओगे स्टेट के अंदर। और फिर अगर आपकी 1 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आप नेशनल कमीशन में जाके अपनी कंप्लेंट करोगे, ठीक है। लेकिन 2019 में इसको चेंज किया गया। 2019 के अकॉर्डिंग अगर आपकी जो वैल्यू है, आपका जो आपने जो केस किया है, आपने जो माल खरीदा था, ठीक है, आपका 1 करोड़ रुपए तक है, ठीक है, 1 करोड़ है तो आप कहाँ पे जाओगे, डिस्ट्रिक्ट में। और अगर आपका 1 करोड़ से अबो है और 10 करोड़ तक है तो फिर आप जाओगे स्टेट कमीशन में। और अगर आपका 10 करोड़ से अबो है तो फिर आप जाओगे नेशनल कमीशन में। तो आप है ना ये लिमिट याद कर लेना, हो सकता है कि भी इन लिमिट से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भी 1 से लेकर 10 करोड़ तक की अगर हमें कंप्लेंट डालनी है तो फिर हम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, स्टेट में जाएंगे या फिर नेशनल में जाएंगे, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पे ये पॉइंट मैंने जो बताया। इसी के साथ ही अभी जो पहले वाला था 1986 आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था और 2019 इसमें डिफरेंस बेसिकली क्या आया, इसमें ना ई कॉमर्स को भी शामिल कर लिया। पहले जो ऑनलाइन हमारी जो भी हमें सामान खरीदते बेचते थे तो उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं लिया जाता था, लेकिन अब इसके अंदर आपका ये इंक्लूड हो गया। इसी के साथ ही जो इंपॉर्टेंट आपके है कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स की बात करती हूँ तो एक जो कंज्यूमर है उसके पास क्या क्या राइट्स है, ठीक है।
तो यहाँ पे उसके राइट्स की अगर मैं बात करती हूँ कंज्यूमर के राइट्स की, तो फर्स्ट राइट टू सेफ्टी, कि भाई जो कंज्यूमर है उसको राइट है कि भाई उसको जो भी डेंजर्स जो भी प्रोडक्ट है, हैजर्ड्स जो भी प्रोडक्ट्स है उनसे उनका बचाव, राइट टू सेफ्टी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि भी जो कंज्यूमर है उसको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि भी प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, ठीक है, प्योरिटी उसके बारे में, तो उसको उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकेंड है राइट टू चॉइस। तो जब एक कंज्यूमर, जब भी कोई भी हम लोग, ठीक है, आप और हम सब कंज्यूमर है, तो जैसे ही हम भी मार्केट में गए हैं, सेलर के पास गए हैं, वहां पे अगर हम कुछ खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास चॉइस होनी चाहिए। चॉइस इन द सेंस ऐसा नहीं है कि भी हम शॉप पे गए तो जो सेलर वो बोलता नहीं आपको तो यही लेना पड़ेगा, मेरी दुकान पे तो बस यही एक सामान है, आपको यही लेना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पास चॉइस है कि भी उसको अब जैसे आप साबुन ही लेने गए हो, ठीक है, तो आपको साबुन की वैरायटी दिखाई जाएगी, तो भी आपको जो पसंद आएगा तो आप ले लोगे। ऐसे थोड़ी ना कि भी एक ही साबुन आपको बोल दे कि भी आपको लक्स लेना है तो लक्स ही लेना है, ऐसा नहीं है। राइट टू चॉइस है। और इसी के साथ राइट टू हर्ड, तो वही कंज्यूमर है उसकी भी सुननी भी जरूरी है, ठीक है, उसको सुना जाना है, उसकी जो भी कंप्लेंट है, उसको जो भी शिकायत है, तो भाई उसकी भी सुनवाई होगी, ठीक है, उसके इंटरेस्ट को भी सुना जाएगा, देखा जाएगा। फिफ्थ आपका राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब है कि भी ऐसा नहीं है कि बस जो कंज्यूमर है उसको सुन तो लिया लेकिन उसके बदले उसको कुछ नहीं मिला, ठीक है, अगर उसके साथ फ्रॉड हुआ है तो उस केस में उसको कंपनसेशन भी मिलना है, उसकी जो कंप्लेंट है उसका सोल्यूशन भी होना जरूरी है, राइट टू सीक रिड्रेसल। और नेक्स्ट आपका राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो इसका मतलब है कि भी एक कंज्यूमर है ना, उसको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसको एजुकेशन होनी चाहिए, उसको अपने राइट्स के बारे में पता होगा तभी तो भाई उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। तो इसलिए जो कंज्यूमर है उनको जागरूक करना है, उनको बताना है कि भाई आपके क्या क्या राइट्स है, ठीक है। ये आप 6 है आपके टोटल कंज्यूमर राइट्स है, तो एक बार ये आप जरूर चले जाना देख के कि भी राइट टू सेफ्टी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू चॉइस है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए, आपको VMCQ में पूछ लिया जाएगी इनमें से कौन सा राइट है कौन सा नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बात बताई थी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन है जहाँ पे हम कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में जा सकते हैं, या फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में हम जा सकते हैं। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करती हूँ, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन भी इसको बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी, इसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कौन इस्टेब्लिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। और इसी के साथ ही हमारी ये एक स्टेट में अगर हम बात करते हैं तो एक से ज्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन अ स्टेट। अगर किसी स्टेट में लगता है कि भाई यहाँ पे और भी हमें जो आपके डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसकी स्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए, तो वहाँ पे आपको एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भी एक स्टेट में आपको एक ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ ही अगर यहाँ पे हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इसके अंदर कौन कौन आएगा, तो एक तो प्रेसिडेंट रहेगा, और ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रहेंगे वे कम से कम 2 मेंबर आपके अदर होंगे, एक प्रेसिडेंट और उसके साथ आपके 2 मेंबर रहेंगे मिनिमम, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ आपके स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की। तो इसकी स्टैब्लिशमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही, इसकी भी स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, स्टैब्लिशमेंट करेगा, और इसके अंदर भी आपका एक प्रेसिडेंट रहेगा, और इसी के साथ ही जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर है वे आपके 4 रहेंगे, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट आपका नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन की स्टैब्लिशमेंट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और इसके अंदर आपका एक प्रेसिडेंट और मिनिमम रहेंगे आपके 4 मेंबर। और इसी के साथ ही नेशनल कमीशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो नेशनल कमीशन के अंदर जो एज रहेगी प्रेसिडेंट की, वो मैक्सिमम एज रहेगी 70 ईयर्स, और जो अदर मेंबर होंगे उनकी एज रहेगी मैक्सिमम एज 67 ईयर्स। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ भी रखा लास्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की रहेगी 70, नेशनल कमीशन की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, और जो अदर मेंबर है उनकी रहेगी 67 ईयर्स। तो ये था आज की वीडियो में बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड और आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वैसे अपने आप में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बहुत ही लंबा टॉपिक है, और बिजनेस इन्वायरमेंट तो आप सभी को पता ही है कि भी अगर अकेले हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करेंगे या फिर आपकी फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे तो उन पे भी आप 1-1, 2-2 घंटा लगा सकते हो, लेकिन अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो आई थिंक मैंने मोस्टली सभी टॉपिक कवर कराने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी 1-2 कुछ भी टॉपिक बचा हुआ है तो कोशिश कीजिए आप अपने आप से, आपके पास जो भी बुक हो, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं बोलूँगी कि भाई आप कोई भी स्पेशली अलग से बुक परचेज कीजिए, आपकी जो भी आपकी 11th 12th और इसी के साथ BCom MCom की जो भी बुक है उन सभी बुक्स को उठाइए, और जिस भी बुक में आपको जो भी टॉपिक मिलता है उस बुक से आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो फिर भी अगर मुझे अभी टाइम लगा तो मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो और आपको कम से कम यहाँ पे कोशिश करूँगी कि भाई एक वीडियो और मिल जाए आपको, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, और जैसे एक्ट्स वगैरह वो मैंने अब लाइव सेशन में भी आपको बताए थे, तो कोशिश करती हूँ, नहीं तो फिर ये वीडियो तो है, ठीक है। और उसके बाद आप अपना रिविजन कर लेना,
वीडियो देखनी है तो वीडियो, नहीं तो अब तो PDF से ही पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो में तो ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, नहीं आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग देख लेना, जहाँ से आपको जैसे भी अच्छा समझ में आए। और जो भी आपके पास नोट्स है, जो भी आपने बना रखे हैं, खरीद रखे हैं, जो भी जैसा भी जो भी मटेरियल है, उस सभी को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपनी तैयारी करते रहना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।